नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब देखेंगे आज इस वीडियो में 2024 का सेट 3 और गणित केवल प्रश्न पत्र। ठीक, इसके पहले सेट 2 तक हमने पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब तक हमने जितने भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाए हैं और ये अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर है। ठीक है ना, कोई भी अनसॉल्व पेपर हो आप ये फ़र्क नहीं पड़ता, केवल हल करना कैसे है ये समझिए। और अनसॉल्व पेपर हल करना क्यों ज़रूरी है, इसमें देखिए एक एक चीज़ और मतलब क्विक रिवीजन होता है पूरी की पूरी गणित का। आप जो नियम भूल भी रहे हैं तो वो भी यहाँ सब रिवाइज हो जाएंगे। ठीक, तो चलो हल करते हैं। अब जैसे खंड आ है और ये पता है बहुविकल्पी होते हैं और ये 20 प्रश्न हमें OMR शीट पर भरने होते हैं, फिल करने होते हैं। तो इसको हल करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती। आप यदि डायरेक्ट आंसर पता है तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो उनके लिए सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पहला सवाल का, यदि 26 का 156 का लासा यानी LCM 156 है तो मासा यानी HCF का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको कल हल करते हैं। तो देखो हमें दिया है 26 का 156 का लासा, यानी तो लासा बराबर लासा बराबर कितना दे रखा है 156 और मासा ज्ञात करना है। ठीक, मासा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो एक सूत्र होता है, सूत्र यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो दो संख्याएं कौन होंगी, दो संख्याएं हो जाएंगी हमारी 26 का 156। ठीक, तो यही दो संख्याएं हो गई, तो 26 का गुणा 156 बराबर मासा तो पता नहीं है जो कि हमें ज्ञात करना है, इंटू लासा 156 दे रखा है 156। तो यहाँ से मासा का मान निकल आएगा। मासा बराबर देखो 156 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 26 इंटू 156 बट्टे 156, 156 से 156 कट गए, तो यहाँ से आ गया मासा बराबर 26। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 दूसरा क्या कहता है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो देखो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म उसे कहते हैं जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक, तो जैसे 14 और 35 इन दोनों में संख्याओं में 7 से भाग चला जाएगा। अब 18 25 में ही एक ऐसी संख्या है जो 21 से 1 से भाग जाएगा, क्योंकि और कोई संख्या नहीं है। अब 31 में और 93 इसमें 31 से खुद भाग चला जाएगा। ठीक है ना, अब 32 64 है, इसमें 32 से खुद चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, मतलब 2 से चला जाएगा, 32 से चला जाएगा, अरे 2 से तो चला ही जाएगा कुल मिला करके। ठीक है ना, तो केवल सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन हुआ 18 का 25 वाला। तो आंसर में यही आ जाएगा 18 का 25। ये कौन सा है, बी नंबर है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर, अब देखिए अगला नंबर जो है तीसरा, कह रहा बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी होगी, यानी हमसे बीच की दूरी पूछी है। ठीक, तो देखो यहाँ जब भी ऐसा सवाल हो तो हमें एक इस तरीके से एक रेखा खींच लेनी है। ठीक है, उस पर बिंदु दर्शा देने हैं। अब देखो नामकरण कर देंगे, इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 नाम दे दिया। ठीक, अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब भी इस तरीके के बिंदु हों तो उनके बीच की दूरी का एक सूत्र होता है, सूत्र हम लिखे देते हैं। दो बिंदुओं यानी दो बिंदु कौन होंगे हमारे x1 y, ये सूत्र होता है। तो सूत्र हमने लिख दिया, यानी दो बिंदुओं
x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी बराबर, ये सूत्र होता है। तो अब बस इसी सूत्र में मान रख देना है। तो देखो x2 का मान यहाँ पर कितना है -12, तो वो भी अंडर रूट के भीतर ही लिखेंगे, तो -12। अब -x1 है, तो x1 का मान कितना है -5 है, मतलब 5 है ना, तो ये -5 सूत्र के चलते हो जाएगा। अब प्लस y2 का मान देखिए यहाँ पर क्या है 0। अब y1 का भी मान 0 है, -0 इसका होल स्क्वायर। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, 12 5 17 दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये 17 का होल स्क्वायर वो भी माइनस का, और प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो अब इसको अगर आगे हल करें तो 17 का वर्ग होता है 17 17 हम 289। ठीक, अब चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वर्ग हमेशा धन में आता है। तो अब इसको वर्गमूल से बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा 17, और ये निर्देशांक है तो 17 मात्रक या इकाई कुछ लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं डी वाला, ये आंसर हो जाएगा। आगे OMR शीट पर एकदम हम फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ अगला जो नंबर है चौथा, वो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की करो जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो जब भी ऐसा सवाल हो, ठीक है, कंडीशन समझिए, छोटी से छोटी कर दिया, इसका मतलब एलसीएम तो ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन किसका करेंगे, तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो अब देखो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो रहा है, तो अच्छा एक चीज़ समझो, यहाँ अगर 35 को भाग करेंगे 7 से तो भाग चला जाएगा, 56 में भी 7 से चला जाएगा, और 91 में भाग चला जाएगा। इसका मतलब इनका एलसीएम ज्ञात करने, ये तो खुद ही 7 से विभाजित हो रही हैं, तो इनमें हम 7 घटाएंगे नहीं किसी में से, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए इसका हम खुद एलसीएम इन तीनों संख्याओं का ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो जो है 35 को 5 से काटा, 5 7 35, अब 7 से काटा, 7 एकम 7। फिर है 56 को भी हम 7 से काट सकते हैं, 7 8 56, अब 2 से काट लो, 2 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, और फिर 2 से एकम 2। अब आ गया 91 को 13 से काट लो, 13 7 91, 7 एकम 7। अब देखो यहाँ 35 बराबर क्या आएगा 5 गुणा 7, और 56 बराबर आ जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 91 बराबर आ जाएगा 13 गुणा 7। अब इनका एलसीएम ज्ञात कर लो, एलसीएम या लासा कुछ भी लिख लो। एलसीएम बराबर देखो होता क्या, जो सब में मिल रहा हो पहले वो संख्या तो लिख ही लो, ठीक है ना। तो जब जैसे सब में हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना, चलो 5 लिख लो पहले तो इसमें, फिर 7 सब में है ना, गुणा 7 लिख लो, फिर 2 इसमें 3 बार है तो 2 तीनों बार लिख लेंगे, और ये बचा 13 भी लिख लो। अब इन सबका गुणा करा, देखो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, इंटू ये बचे 7 और 13, 13 7 91। अब इनका गुणा लो, 4 एकम 4, 4 9 36, और 1 0 है 0, इतना आ गया। अब देखो चूंकि हमसे कहा था वह छोटे छोटे जिसको 35 56 और 91 को विभाजित करने प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आएगा, अभी इसमें तो 7 से भाग चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक, तो अब क्या करो, इसमें 7 जोड़ दो, ठीक है ना। अब ये चीज़ हम इधर लिखे देते हैं, चूँकि अब देखो वही हमने लिख दिया, चूँकि प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचता है, इसलिए 36 40 प्लस यानी जो एलसीएम है उसमें 7 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 36 47। और ये हमें किस ऑप्शन में दे रखे हैं, 36 47 दे रखे हैं सी में, सी वाला ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर, अब देखो यहाँ 5वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। गुणजों का मतलब पहले 15 फैक्टर, यानी जिसमें पहली संख्या है जिनमें 15 का भाग चला जाए,
ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है ना। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे, तो वो हमें पहले लिख लेना है। तो हमने लिखा, देखो 8 के प्रथम 15 गुणज, पहला तो 8 होगा, 8 के बाद फिर 16 हो जाएगा, 16 के बाद 24, और इसी तरीके से डॉट 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 हमने आखिरी में 120 लिख दिया। 120 ही क्यों लिखा, जा करके मान के चलिए, देखो 15 अट्ठे 120, 8 गुणज की बात करिए ना, तो 15वां कितना 120 है तो आएगा जा करके, तो ऐसे हमने लिख लिया, ठीक। अब जब इतना सब कुछ हो गया, तो अब देखो ये समांतर श्रेणी का सवाल बन गया। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा 8, कमा b बराबर, नहीं d होता है सारवंतर, ठीक है ना। a होता है प्रथम पद, d होता है सारवंतर, यानी सबके बीच का अंतर। d बराबर भी 8 है आएगा, क्योंकि 16 में 8 घटा देंगे तो 8 है बचेगा, ठीक। और कामा ये l बराबर क्या है 120। तो l बराबर सूत्र होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी। जब a d और l पता हो तो l बराबर ही सूत्र लगा दो, ठीक है ना। तो l, अच्छा l तो पता है ना, तो प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा हमें योगफल ज्ञात करना है, तो ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें यदि हमसे संख्या पूछी होती, हाँ मतलब n, तो वो ऑलरेडी पता है, तो हम s का सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर, ठीक है ना। तो चूंकि अब देखो इधर Sn बराबर सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn बराबर सूत्र होता है। तो n का मान कितना है 15, तो s 15 बराबर 15/2, तो ये 2 इंटू a का मान 8 प्लस n का मान है 15 -1 इंटू डी का मान है 8। अब देखो 15/2, तो ये 8 दूना 16 प्लस 15 में 1 गए बचे 14 इंटू 8, ठीक है ना। तो 15/2 इंटू 14 अट्ठे 112, ठीक है ना। 8 चौक 32 की 2, 8 एकम 8, 3 11, 112, और इधर 16 प्लस ऐड कर दो 15/2 इंटू 12 और 16, 2 6 8, 1 1 2 और 1 128, 2 एकम 2, इसको काट लो, 2 चौक 12, 2 चौक 15 और 64 का गुणा करा दो, 15 इंटू 64, इनका हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 15 चौको 60 की 0, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 आ गया। ये देखो किस ऑप्शन में हमें दे रखे हैं, 960 ए में दे रखे हैं ना, तो ए यही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको हमें हल करने पे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे OMR पर, है ना। तो OMR पर हम डायरेक्ट सबके एकदम हल करने के बाद टिक करेंगे। अब देखो छठवां नंबर, छठवां क्या क्या कहता है, करिए द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल 2 है -2 है, तो p का मान होगा। तो जब एक मूल एक मूल देने का मतलब होता है कि वो x का मान दिया है, तो ये -2 जैसे एक मूल है, तो उसको उठा करके हमें इस x की जगह रख देना और कैलकुलेट कर लेना, p का मान निकल आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0, एक मूल -2 है। तो चूंकि एक मूल -2 है, तो अब समीकरण में हम रख देंगे, ठीक। तो समीकरण में x बराबर -2 रखने पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, और ये माइनस का p = 0, 2 का फर्क होता है 4। अब देखो ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस है, हो जाएगा माइनस का ये 4 -p = 0, माइनस प्लस कट गए, तो ये p बराबर यहाँ पर आ गया 0। और ये किस विकल्प में दे रखे हमें,
ए में। ए यही इसका आंसर हो गया, अगला नंबर। अब देखो अगला यहाँ 7वां नंबर देखेंगे। 7वां क्या कहता है, कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर समझने वाली बात है, कह रहा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष मतलब ये सीधी रेखा है सी, तो मतलब जैसे ये हमने एक्स अक्ष पर खींच रखी है, इस पर जब, और ये अगर ऐसे खींच दें तो ये वाई एक्स और वाई एक्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ ये क्या होता है, एक्स अक्ष, ठीक है, और ये क्या होता है, वाई अक्ष, ठीक। तो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में वाई के मान तो कोई आएंगे नहीं, जो मान आएंगे एक्स है या क्या आएंगे, वाई के मान नहीं आने का मतलब कि वाई के मान क्या आएंगे, 0, ठीक। वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये समझ लेना है हमें। तो यहाँ पर कह दिया कि ये बिंदु जो हैं, जो भी इसके हैं बिंदु ज्ञात करने, एक्स पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, मान लो, ठीक, एक्स अक्ष हो गया। तो इस पर कोई बिंदु पी है जिसके निर्देशांक हमने मान रखे हैं x, 0। तो x का मान कुल मिला करके निकाल लें, सवाल का हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, निकालते हैं भाई। तो देखो चूँकि ये समदूरस्थ है, मतलब जितनी दूरी ये उतनी ही दूरी ये होगी, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो देखो हल करने के लिए इसको x1 माना, इसको y1, ठीक है ना, और इसको x2 माना, इसको y2, ठीक। तो पहले हम AP बराबर निकाल रहे हैं। AP बराबर देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या है, x2 का मान तो x ही है, x - x1 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, और ये y1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, यहाँ सूत्र लगेगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a - b का होल स्क्वायर सूत्र होता है, देखो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। यही सूत्र यहाँ लगेगा। तो अंडर रूट ए के स्थान पर क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 5, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 2ab। तो 2 देखो सूत्र वाले, और ए का मान x और बी का 5, तो आपस में ये गुणा में लिखें तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये x बाद में लिख दिया जाएगा, प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25, 4 29, ये जुड़ गए। अब इसी प्रकार से ये ए इसको बी मान लिया, बीपी की दूरी निकाल लो। तो देखो इसके लिए x1 y1 मान लिया, ठीक। तो ये x2 y2 है लिखा है, तो इसको x1 y1 मान लिया। तो इसमें बीपी निकाल लो, बीपी बराबर ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 का मान x ही है ना, माइनस x1 का मान कितना है, -3, तो माइनस सूत्र वाले और ये मिलकर के +3 हो जाएंगे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखो 0 है, माइनस y1 का मान है 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। तो a के स्थान पर क्या है, x है, तो x स्क्वायर प्लस b के स्थान पर 3 है, तो 3 का वर्ग 9, प्लस देखो ये लिखे 2ab, गुणा में लिखे हैं सब, मतलब तो x के स्थान पर मतलब 2 सूत्र वाले, सूत्र के ये हो गए। अब फिर a और b का अगर गुणा कराएं 3 और x का, तो 3x होगा, और उसमें 2 से और गुणा, तो 3 दूना 6x हो जाएगा ना, 6x प्लस 2 का वर्ग 4। अब देखो अंडर रूट, इनको ऐड कर लो, ये x स्क्वायर प्लस 6
x और प्लस 9 4 13, ये आ गया। अब देखो इन दोनों का दोनों ही अंडर रूट के भीतर लिखे हैं, तो हम क्या करें, और चूंकि ये दोनों एक दूसरे से समदूरस्थ हैं तो बस दोनों को बराबर करा देना है। अब देखिए चूंकि बिंदु P जो है A व B से समदूरस्थ है, यानी जो ये जो हमने मान रखा है ना समदूरस्थ है, सवाल में ये कह दिया है ना, तो जो दूरी निकल के आई AP और BP क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जब बराबर होंगी तो इनको आपस में हमें बराबर करा देना है। तो देखो AP का मान कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 29 और बराबर BP का मान आया ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब देखो दोनों ही अंडर रूट के भीतर लिखे हैं, तो अंडर रूट हटाने के लिए इनका वर्ग करना होगा, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 29 बराबर इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 13, इतना आ गया। अब देखो ये x x कट गए तो इधर बचा माइनस का 10x प्लस 29, पक्षांतर करके इधर ले आओ तो माइनस का 6x और बराबर इधर 13 छोड़ दो, 13 29 को इधर भेज दो, तो ये 6 और 10 ये हो जाएंगे दोनों ही माइनस के, तो माइनस के 16x बराबर 13 और इधर माइनस के 29, तो यहाँ से माइनस 16x बराबर 13 में 29 घटा दो तो बचेंगे माइनस के 16 ही ना, तो माइनस और माइनस कट गए तो यहाँ से x बराबर 16/16, 16 कम 16, तो यहाँ से x बराबर आ गया 1। ठीक, तो यहीं से कह सकते हैं अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर, P के निर्देशांक बराबर क्या आ जाएंगे, 1,0, यानी x,0 मान रखे थे ना, x का मान 1 आ गया तो 1,0 हो जाएंगे। और ये हमें किस विकल्प में दे रखे हैं, देखिए विकल्प डी, तो डी वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है ये सवाल पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। सवाल बड़ा था लेकिन 1 नंबर में दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 8वां सवाल क्या कहता है, कह रहे समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति पूछा है, तो जब भी मूलों की प्रकृति पूछे तो ऐसी स्थिति में हमें जो समीकरण दिया है ना उसका विविध कर ज्ञात करना होता है। विविध कर ज्ञात करने पर ही पता चलता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यदि देखिए ऋणात्मक आ रहा है तो काल्पनिक और वास्तविक नहीं होगी, यदि विविध कर 0 आ रहा है तो वास्तविक और समान होगी, और यदि 0 से बड़ा आ रहा है तो वास्तविक और असमान होगी। तो ये कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती हैं। ठीक, तो इन्हीं में से हल करके हम देखते हैं इसका विविध कर। तो 8वां सवाल है, ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हमने देखो यहाँ पर ये समीकरण लिख रखा है, प्रश्न संख्या 8 समीकरण लिख लिया, इसका विविध कर ज्ञात करेंगे। तो विविध कर ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ए बी सी के मान निकालेंगे। तो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 2, अब b बराबर जो x का गुणांक होता है चिन्ह के साथ लिखा जाता है, जैसे माइनस है तो -5, और c बराबर अचर पद होता है, यानी प्लस से चिन्ह है तो 4 लिख देंगे। ठीक, माइनस होता है तो माइनस के साथ लिखते हैं। अब निकालेंगे इसका विविध कर। विविध कर को हम लिखते हैं कैपिटल टी बराबर होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b का मान कितना -25, इसका -5 है तो -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 4, तो 5 का वर्ग 5, 25 माइनस 4 को 16 दूना 32, तो 25 में 32 घटा दो तो बचेगा कितना, माइनस का
7। अब देखो ऋणात्मक आ गया तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि विविध कर ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए इसके मूलों की प्रकृति ऋणात्मक होगी। ओह, मूलों की प्रकृति मतलब काल्पनिक होगी। काल्पनिक है, ठीक है ना। तो यानी ये हमें किस विकल्प में दे रखे हैं, काल्पनिक, ये बी वाले में, तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला नंबर अब देखेंगे 9वां नंबर। 9वां नंबर यहाँ क्या कहता है, कह दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं और इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सी विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो यही हमने बस लिख दिया, ए का मतलब सी नंबर ए और बी दोनों। अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्या कहता है, कह रहा है चित्र में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। फिर कह रहा है यदि कोण BOC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर 70 अंश है तो कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र बना लेना है, ठीक। पहला काम हम जब हल करेंगे और जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जैसे कहा त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, तो हमने क्या किया, लिख लिया। इसके अलावा दे रखा है कोण BOC बराबर 125 अंश और CDO बराबर देखो कोण CDO बराबर 70 अंश, तो हमने CDO बराबर 70 अंश और कहा है कोण OAB बराबर ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक, चित्र में। अब देखो हल करते हैं। अब देखो चूंकि अब एक बात ध्यान दो, ये कोण कितना हो जाएगा, ये 100 हमें ज्ञात कोण वाला करना है, OAB ये कोण ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक। तो हमें ये कोण पता कर लें, ये कोण पता कर लें तो ये आसानी से निकल आएगा। तो हम ये कोण पहले पता कर ही लेते हैं। तो इस कोण को मान लेते हैं ये ए और इस वाले को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर देखो कोण ए नहीं, जब ए माना है तो ए प्लस 125 बराबर कितना होगा 180 के। क्यों, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, यानी इसको हम शॉर्ट में LP लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस का 125, तो ए बराबर 55, कोण ए 55 आ गया। अच्छा, अब जब ये 55 आ गया, अब और ये ज्ञात ही करना है, तो अब ये कोण कितना होगा। अब देखो त्रिभुज है समरूप, अब यहाँ पर देखो देखेंगे चूंकि त्रिभुज कौन ODC समरूप है त्रिभुज OAB के, समरूप है ना। तो कोण, अब ध्यान दो, ODC और ऐसे चला ODC, तो D कोण और ये OAB ये बराबर है। तो ODC और OAB ये बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये कोण बराबर हो जाएंगे भाई।
मतलब संगत कोण है ना एक दूसरे के, एक संगत कैसे, मतलब जो इस त्रिभुज में आ रहा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। लेकिन एक सवाल में हमने एक मिस्टेक कर दी, जो हमें कोण दिया ना ओ बी ए त्रिभुज, ये ओ बी ए ये समरूप हैं, ओ बी ए, ओ बी ए ये समरूप हैं आपस में, ठीक, ओ बी ए। तो देखो मतलब, तो कोण जब ये समरूप है ओ त्रिभुज ओ डी सी, तो ओ डी सी का कोण कोण डी, और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, कोण डी बराबर कोण बी के। तो यहाँ से कोण बी कितना आ जाएगा भाई, देखो ओ डी सी और ओ बी ए ये समानुपाती है ना, तो डी और बी बीच में आ रहे, तो कोण डी और बी ये बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो अब इसलिए कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 70 अंश, 70 अंश आ गया, ये 70 हो गया। अब लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में कोण ए प्लस ए प्लस बी, इसको बी मान रखा था ना, बराबर 180 अंश होगा, 180 अंश क्यों होगा, इसको कारण दे दो, ए एस पी टी, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। तो कोण ए तो ज्ञात ही करना है, प्लस ए का मान अभी निकला था 55, प्लस बी का आया 70, बराबर 180, तो 7 5 12, जोड़ लो, कोण ए बराबर 180 माइनस, इनको जोड़ लो, 5 7 5 12, 125, तो कोण ए बराबर 180 में 125 घटा दो तो आ जाएगा ये 55, और यही हमें ज्ञात करना था। अतः कोण ओ ए बी बराबर 55 अंश, यही आंसर हो गया ए विकल्प में। अब देखिए 11वां नंबर, 11वां क्या कहता है, कह रहा है यदि साइन थीटा पर और कास थीटा कामा जीरो इज ग्रेटर इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा का मान होगा, इसका मतलब ये है कि जीरो कास जो भी थीटा का मान है जीरो से के बराबर हो सकता है या तो जीरो से बड़ा होगा, और जो थीटा है 90 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा, तो या 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये होगा। तो सवाल हमें साइन थीटा पर और कास थीटा दिया है, तो चलो इसको हल कर लेते हैं। तो हमने लिख लिया साइन थीटा बराबर कास थीटा, ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से साइन थीटा कास थीटा को इसके बटे में ले आओ, तो आ जाएगा कास थीटा बराबर, इधर बचेगा 1, तो साइन अपॉन कास होता है tan, तो tan थीटा बराबर, अब ये देखो एक tan में किसका मान होता है, tan 45 का, तो tan कैंसिल आउट, थीटा बराबर 45 अंश, और ये हमें मान दे रखे हैं विकल्प बी में, ठीक आंसर। अगला सवाल जो 12वां है वो कह रहा है साइन 15 बटे कास 75 का मान होगा, ये 4 विकल्प में, ऐसा एक सवाल त्रिकोणमिति से जरूर आएगा प्रश्न पत्र में। तो देखो साइन 15 बटे कास 75 बराबर, अब इनमें से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदल लो, तो हम साइन 15 बटे कास 75 को बदले देते हैं 90 माइनस, अब देखो ऐसे कोणों में ऊपर नीचे को ऐड करोगे तो 90 आएगा, तो एक कोण को ऊपर में बदल दो या नीचे में, जिसमें किसी जैसे नीचे वाले को बदल दो तो ऊपर वाला घटा दो, यानी 15। तो अब देखो साइन 15 बटे साइन कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 15, 90 माइनस थीटा है ना 15, तो ये कट गए, तो आंसर में क्या आ गया 1, और ये विकल्प में हमें दे रखा है
ए वाले विकल्प में ये आंसर है। अगला नंबर, इसमें देखो कहा है, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसमें उलझने वाला सवाल है, ऐसा समझिए। तो इसको हम हल करेंगे। तो हमने लिख लिया साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 और साइन थीटा बराबर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है ना। तो ऐसा करो, कास थीटा को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर कास थीटा। अब कास थीटा को इधर ले आओ, तो ये साइन थीटा इधर लाएंगे तो ये कैसे आएगा, बटे में ला रहे, अपान कास थीटा बराबर इधर क्या बचेगा 1। तो साइन अपान कास होता है टेन थीटा, ठीक, बराबर। अब वही काम, एक टेन में किसका मान हो, टेन 45 का, टेन 45। अब देखो, अच्छा टेन 45 थीटा थीटा कैंसिल आउट, मतलब टेन से टेन कैंसिल आउट, तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया 45 अंश, आ गया ना। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा। तो इसको हल करे लेते हैं। तब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, अब देखो साइन, तो साइन 45 थीटा के स्थान पर कितना है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 45 नहीं 4 प्लस कास टू द पावर 4 थीटा का मान कितना है 45। ये रख देंगे ना, थीटा का मान इधर देखो निकला है अब ये, तो थीटा के स्थान पर हमें ये जरूर रखना पड़ेगा। तो आगे, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका पावर में कितनी है 4, प्लस इधर कास 45 का मान भी यही होता है 1/√2 पावर में 4। तो इसका वर्ग करो तो अंडर रूट हटेगा, फिर वर्ग करो तो मतलब 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/ ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो दो वर्ग होता तो अंडर रूट हटता, तो मतलब केवल 1/2 बचता, फिर उसका वर्ग कर दो तो 1/4 आ जाएगा। अब इनको एलसीएम ले लो 4 और ये 1 + 1, तो एक एक जोड़ दो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, यानी ये बराबर आ गए 1/2। और ये हमें विकल्प दे रखे हैं बी, ये आंसर है। अगला नंबर और देखेंगे 14 में देखो क्या कहता है, sec a + tan a × 1 - sin a का मान होगा, ये सवाल है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले साइन और कास में इसको कन्वर्ट कर लो। तो हम लिखेंगे सेक का उल्टा 1/cos a प्लस tan है, इसको भी sin a/cos a × 1 - sin a, इतना कर लिया। अब देखो इनका एलसीएम मिल जाएगा cos a और ये हो जाएगा 1 + sin a, और ये इधर लिखा है 1 - sin a। अब ऊपर का गुणा, तो यहाँ देखो हम सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र कौन, यहाँ ये हम दिखा रहे हैं, चूंकि a + b × a - b बराबर होता है a² - b², ये सूत्र होता है। तो यही सूत्र यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 + sin × 1 - sin a बराबर, इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर है sin a, तो sin² a हो जाएगा अपान में cos a। तो 1 - sin a² बराबर एक फिर सूत्र होता है 1 - sin a², ये बराबर होता है cos² a के। तो इसके स्थान पर हम cos रख सकते हैं,
तो कास स्क्वायर ए बटे कास ए से कट गया तो ये बराबर आ गया ऊपर कास ए, और ये हमें किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन डी में दे रखे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां नंबर, 15वां में क्या कह रहा है चित्र में बिंदु ओ को बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। यानी ये चित्र है, ठीक है, इसमें इस चित्र में बिंदु ओ को बिंदुओं ए व पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो अब जैसे पहले ये हाथ से देखा ए से, तो ए से ये कोण नीचे दिया है, देख रहा है, तो इस कोण की माप क्या होगी, तो नीचे तो 45 अंश का बन रहा है, ठीक है, और ये 60 का है इतना, तो इसकी भी माप क्या होगी, ये कहा है। तो सबसे पहले अगर ये इस चित्र को हम बना लें, ठीक, तो ये देखो बना रखा है, ठीक है ना, ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का, ये कितने अंश का होगा, 90 का। अब ये 90 के हैं और ये 90 के, ठीक, तो अगर हम इधर से अवनमन कोण, मतलब ये ऐसा कोण एक कितना बनेगा, ठीक है ना, तो अब अगर ये कोण इतना कितना होगा, ये वाला ज्ञात कर लें, तो कितना आएगा भाई, ये 60 का है, तो ये 90, ये 60, 9 6 15 150, और ये फिर कितना आएगा, 30 का आएगा। इसको काले पेन अलग पेन से बता दें, ये 30 अंश का आएगा ये वाला। भाई इस त्रिभुज में देखो, अगर हम देखें त्रिभुज पी क्यू ओ में अगर कोण ये 60 प्लस ये क्यू प्लस ये वाला कोण क्यू ओ पी बराबर कितना रहेगा, 180 अंश। तो ये देखो 60 प्लस कोण क्यू कितना, 90 प्लस कोण क्यू ओ पी बराबर 180 अंश, 9 6 15 150 प्लस कोण क्यू ओ पी बराबर कितना, 180 अंश रहेगा। तो इधर से कोण क्यू ओ पी बराबर 150 180 में घटा दो, 30 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कोण 30 अंश निकल आया। इसी तरीके से हम ये कोण ज्ञात कर लें, ठीक, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, अवनमन कोण बनेगा ना, तो ये भी तो 30 अंश आ जाएगा ना। इसी तरीके से जब ये पूरा कोण 45 है, ठीक, ये पूरा कोण 45 है, ये पूरा 45 है, तो ये भी तो फिर 45 से हो जाएगा ना, सीधे एकांतर कोण लग जाएगा 45। तो वही हमसे पूछा है कि अवनमन कोणों की माप होगी, तो 45 कामा 30 यानी बी वाला विकल्प, तो हम कह सकते हैं विकल्प बी, क्या 45 कामा 30, यही आंसर होगा इस सवाल का। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या कहता है, वो कह रहा है किसी त्रिभुज में ABC, किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश और tan A बराबर 1/√3 है, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान होगा, ये सवाल है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी गई उनको लिख लेते हैं, कोण C दिया है और tan A का मान दिया है, बस ये लिख लेंगे। तो हमने देखो ये लिख लिया, कोण C बराबर 90 अंश, तो कोण C 90 अंश हो गया, और tan A बराबर 1/√3, ठीक, ये होगा। तो अब ये कोण ज्ञात कर लें, ये कोण कितना होगा, चलो निकाल लेते हैं। तो ये हमें tan A बराबर 1/√3, अब देखेंगे tan में ये किसका मान होता है, तो ये होता है tan A बराबर, ये tan 30 का होता है, तो tan 30, tan से tan कैंसिल आउट, तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 30 अंश, A 30 आ गया, ये 30 अंश निकला, ये 90, ठीक, 9 3 12,
टोटल 120, तो ये फिर कितने अंश का आएगा? 60 का। 60 का हो जाएगा ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 360 भाई 90, 30 और 60, 3 6 3 9 90 90 180 हो जाएगा। आ गया। अब हमें सवाल में ज्ञात करना है साइन ए। देखो ना, अब ज्ञात करना है भाई साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो यही निकाल देते हैं। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बराबर रख दो मान साइन ए। तो साइन ए का मान कितना है? 30 इंटू कास बी का मान कितना है? 60 प्लस कास ए का मान 30 इंटू साइन बी साइन 60 रख दो। साइन 30 का मान √3/2। साइन 30 का मान वो साइन 30 है, ये 1/2 होता है। इंटू कास 60 का मान भी 1/2 प्लस कास 30 का √3/2 इंटू साइन 30 का √3/2 होता है। तो इनका गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये √3 का √3 में, तो 3/4 तो बराबर 3 1 4, 4/4 बराबर 1 आंसर आ गया। और 1 हमें दे रखे हैं विकल्प सी वाले में, तो ये आंसर हो जाएगा अगला नंबर। अब देखो 17वां क्या कहता है। कर एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेकंड लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले मान लें ये घड़ी है, ठीक, ये मिनट की सुई है यहाँ, ठीक है ना, और 1 मिनट बाद ये यहाँ पर मान के चलो आ गई ये, और इसकी माप r है, सेंटीमीटर है। तो ये इतना इस एरिया का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है 1 मिनट में। तो सबसे पहला काम है, घड़ी पूरा चक्कर 1 घंटा में लगाएगी, ठीक। तो सबसे पहले देखो, चूंकि घड़ी द्वारा 1 घंटे में अंतरित कोण 1 घंटा बराबर 60 मिनट होगा ना। अंतरित कोण बराबर 360 अंश। इसलिए 1 मिनट में अंतरित कोण बराबर क्या हो जाएगा? 360/60। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं, इसलिए 6 छरंग 36, 6 अंश का आ गया, ठीक। अतः थीटा बराबर कितना आ गया? 6 अंश आ गया ना। तो अतः 1 मिनट में द्वारा घड़ी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू πr²। तो बस थीटा का मान तो बदला है, वो तो सब कुछ सेम है। थीटा का मान है 6/360 इंटू πr²। 6 कम 6, 6 छरंग 36, तो ये आ गया πr²/60। ये हमें विकल्प 1 में दे रखे हैं, ए में, तो वही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक। अगला नंबर। अब देखो यहाँ अगला नंबर जो है
18वां कह रहा है आधा सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आधा सेंटीमीटर व्यास, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी ये निकाल लो। अर्धगोले की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर 1/2 इसकी भी आधी यानी 2 बराबर 1/4 हो जाएगी। तो लगा दो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, अब देखो चूंकि ये ठोस अर्धगोला है तब इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो इसको ढकने के लिए 3 वृत्त चाहिए, तो ये हो जाएगा 3πr²। ठीक, तो ये हो जाएगा 3π इंटू आर का मान 1/4, ठीक है ना, इंटू 1/4 इंटू 1/4। ठीक, तो व्यास है ना, एक बार ये चेक कर लो, एक आधा सेंटीमीटर व्यास वाले व्यास की आधी त्रिज्या होती है। हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक आर हमने 3 बार लिख दिया, ये ज़्यादा, ये गलत है। तो ठीक है ना, अब इधर हो जाएगा 3π और नीचे नीचे गुणा 4 चौको 16 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर 19वां, कर किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। चलो हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमसे जब बहुलक पूछा है, अब देखो माध्य और माध्यक, माध्य हो गया ये 26.1 और माध्यक हो गया 25.8, तो ये हमने लिख लिया, माध्य बराबर 26 और माध्यक 25। तो बहुलक पूछा, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, तो इनके मान रख दो। 3 इंटू माध्यक का मान है 25.8 माइनस 2 इंटू माध्य है 26.1, इनका गुणा करा लो। 3 अट्ठे 24 की 4 तिरपच 15 2 17, 3 दूना 6 1 7, एक अंक पर दशमलव माइनस 2 एकम 2 2 छंग 12 2 दूना 4 1 5, इतना भाई 2 छंग 2 एकम 2 2 छंग 12 की 2 2 दूना 4 1 5। अब घटा दो, 4 में 2 गया 2, 7 में 2 गए बच्चे 5 और 7 में 5 गए बच्चे 2, 25.2 आ गया। आंसर ये सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक, अब 20वां कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बारंबारता, माध्य, माध्यक और बी व सी दोनों। अब देखो एक कोई हो नहीं सकता, होता तो बारंबारता भी है, लेकिन यहाँ बी और सी दोनों दे दिए, तो इस वाले टिक को हमें कोई और विकल्प दिए नहीं है, तो यही डी वाला विकल्प लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो यही हम लिख देते हैं। और अब रही ये OMR शीट, इसको जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। देखो सवाल हमने हल कर रखे हैं, सबके आंसर पता ही चल गए। तो देखो पहले का जब हल किया तो ये आया बी वाला, ठीक है ना, एक का जब किया तो ये बी वाला नंबर आया था, तो इसको हम बी भर देते हैं एक का। ठीक, पर बस टिक करते जा रहे, और दूसरे का भी बी ही है। ठीक, और तीसरे का डी आया, तीसरे का डी, चौथे का सी आया, तो चौथा ये सी है। जल्दी जल्दी हम बस कर ही लेते हैं। ठीक, और पाँचवें का ए आया, पाँचवें का ए। ठीक, छठवें का डी, ठीक है ना, छठवें का डी, और सातवें का
ओहो सॉरी, छठवें का ए है, छठवें का ए है, ये मिस्टेक होगी। देखो ध्यान नहीं दिया भाई, ये देखो छठवें का ए है ना, हल किया ना, p बराबर 0 ए में दे रखे हैं। और तो ये अब क्या, तो ये मिस्टेक आपसे ना हो, सातवें का डी होगा जा करके, ठीक है। अभी हमने हल किया सातवां पूरा, ये सातवें का डी था, तो ये इस चक्कर में वो रह गया सातवें का डी, ठीक है ना। ये अभी यहाँ पर हमने काटा है आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब आठवें का ए, आठवें का ए विविध कर ऋणात्मक है। ओहो ए नहीं है, बी है यार, कुछ गलती लिख गए लिखने में। ये देखिए आठवें का ये बी ऑप्शन है, मतलब आंसर ये लिख दिया, ये भी कटा है, ये बी सही है इसका। और नौवें का सी, 9 का सी और 10 का ए, ये 10 का ए। अब फिर 11 का बी, 11 का ये बी, फिर 12 का ए, फिर 13 का थीटा बराबर 45 तो बी, फिर 14 का डी, ठीक, 14 का डी, और 15 का विकल्प बी, 16 का ए बराबर 30 तब विकल्प सी, 16 का, ठीक, और 17 का विकल्प ए, फिर 18 का विकल्प बी, 19 का विकल्प सी और 20 का विकल्प डी। अब बस इनको हमें काला कर देना है, तो ये होगा। और ये बाय मिस्टेक जो गलत हो गए, ठीक है, जल्दी में। एक तो ये सीट भी थोड़ी भद्दी है, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो बाकी आपको कैसे भरना ये सब हम बता ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा मतलब ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे के पूरे होते हैं यहीं से कंप्लीट। अब आगे अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें खंड बा से स्टार्ट करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो लेकर के, अगले सवाल लेकर के आगे के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।